नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे खुराना क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी के लिए आज की क्लास में हम बात करेंगे गणित शिक्षण की। ये हमारा प्रथम वर्ष का पेपर है, 60 अंकों का होता है मैथ का। इसमें पास होने के लिए आपको 24 अंक की आवश्यकता पड़ेगी। समय आपका 3 घंटे का है इसको करने के लिए। तो चलिए, हमारा तीसरा गैस पेपर है गणित का और क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग सभी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस सभ्यता में 60 पर आधारित स्थानीय अंक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो जो बेबीलोन सभ्यता होती है ना साथियों, उसमें 60 पर आधारित स्थानीय मान निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत किस विधि में लागू होता है? तो ध्यान रखेंगे, निगमन विधि में लागू होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा गणित का, 18 तथा 27 का में से क्या होगा, यानी HCF क्या होगा? तो ध्यान रखेंगे 18 और 9 27, ठीक है। तो इसका अगर में से निकालेंगे तो हम इसका आंसर क्या होगा, 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, आंसर क्या होगा? 9। अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, जब किसी परीक्षा में बार बार अंकन करने पर परिणाम में कोई भी अंतर नहीं आता है तो वो परीक्षा कहलाती है, कैसी कहलाती है? विश्वसनीय परीक्षा कहलाती है। ध्यान रखेंगे, ये प्रश्न पत्र की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन डी राइट कर लो। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन, गणित महत्वपूर्ण क्यों है, स्पष्ट कीजिए। तो गणित मनुष्य के चिंतन का विषय है, इसलिए दैनिक जीवन में उपयोगी है। इसकी आवश्यकता कुली के रुपयों को लेकर के हिसाब किताब और जीविका उपार्जन तथा अर्थशास्त्रियों तक इसकी आवश्यकता रहती है। अगला क्वेश्चन है 6वां, गणित विषय में शिक्षण विधियों को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये कारक आपको याद रखने हैं। पहला है विषय वस्तु की प्रकृति, सेकंड है विषय गणित विषय के उद्देश्य एवं लक्ष्य, तीसरा है गणित की पाठ्यचर्या, चौथा है शिक्षक संबंधी कारक और 5वां है विद्यार्थी संबंधी कारक। नेक्स्ट है, शिक्षण की या शिक्षा की प्रक्रिया को त्रिमुखी किसने बताया है? तो इसका आंसर होगा जॉन डेवी ने बताया है। इसमें उन्होंने इस त्रिमुखी प्रक्रिया में 3 तत्व बताए, शिक्षक, विद्यार्थी और पाठ्यक्रम। ये प्रश्न लगातार आता ही रहता है हर परीक्षा में। 8वां प्रश्न है, NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? तो पहला लक्ष्य है गणित का प्रक्रियात्मक ज्ञान प्रदान करना और दूसरा है सोच की प्रक्रिया का गणितीयकरण करना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है नंबर 9 पर, प्रतीक से क्या अभिप्राय है, यानी प्रतीक किसे कहते हैं? तो वस्तुओं को दो भिन्नों की संग्रह की तुलना करके उनके बीच में एक रिश्ते की पहचान करने के लिए उनको सक्षम बनाया जाता है, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रतीक कहते हैं। जैसे हम गणना करने के लिए अपनी अंगुलियों को प्रतीक के रूप में इस्तेमाल करते हैं। अथवा में क्वेश्चन है आपका, देखेंगे, कई बार बालक गणित के कारण विद्यालय को छोड़ देते हैं, तो इसके क्या कारण हो सकते हैं, बताइए। ये आपको यूनिट नंबर 1 में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है नंबर 10, सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल क्या है? सीखने का प्रोग्रामिंग मॉडल से क्या अभिप्राय है? तो इस मॉडल के अनुसार सीखने का मतलब है कि निर्देशों की एक श्रृंखला जिसे याद करके पालन करना होता है। इसमें माना जाता है कि सीखना टुकड़ों में होता है। इसमें यह भी माना जाता है कि सभी बच्चे एक ही ढंग से सीखते हैं, हो सकता है उनकी रफ्तार अलग अलग हो। यदि आप प्रोग्रामिंग मॉडल पर चलते हैं तो आप बच्चों को रैखिक ढंग से पढ़ाएंगे और ध्यान से उठाए गए छोटे छोटे चरणों के जरिए उन्हें सरल से कठिनता की ओर ले जाएंगे। अथवा में आपका प्रश्न है, अभिक्रमित अवधारणा एवं अभिक्रमित अनुदेशन, इनकी उपयोगिता का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा, रट करके जाएं। नेक्स्ट है, आगमन तथा निगमन विधि में तुलनात्मक अंतर। देखेंगे भाई, आगमन और निगमन दोनों के एक दूसरे के विपरीत है ये। तो आगमन विधि होती है वो विशिष्ट से सामान्य की ओर चलती है, जबकि निगमन विधि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। आगमन विधि उदाहरण से नियम की ओर और निगमन विधि नियम से उदाहरण की ओर। आगमन विधि खोजी प्रवृत्ति को जन्म देती है, जबकि निगमन विधि रटंत प्रणाली पर बल देती है। आगमन विधि
में खोज होती है तो ज्ञान स्थायी होगा, जबकि निगमन विधि रटने पर बल देती है तो इसका ज्ञान अस्थायी होगा। और ध्यान रखेंगे आगमन विधि जो है वो मनोवैज्ञानिक है, जबकि निगमन विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है। आगमन विधि विद्यार्थी केंद्रित होती है, इसमें सिलेबस और इसकी पाठ्यचर्या बच्चे के अनुसार बनाई जाती है, जबकि निगमन जो विधि है वो शिक्षक केंद्रित होती है। ध्यान रखेंगे। अथवा में आपका प्रश्न है खुली कक्षा कक्ष विधि का वर्णन करूं, तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। आइएगा अगला प्रश्न है 12वां, लेखा चित्र किसे कहते हैं, इनके प्रकार बताइए। तो लेखा चित्र विभिन्न आंकड़ों का चित्र में प्रदर्शन लेखा चित्र कहलाता है, और इस लेखा चित्र को देखकर ही हम आंकड़ों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे चित्रालेख, दंड चित्र, वृत्ताकार चित्र, इसको पाई चार्ट कहते हैं, और आयत में आधार चित्र। अथवा में अगला प्रश्न है साथियों, आंकड़ों की बारंबारता बंटन सारणी को बनाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन आंकड़ों का महत्व क्या है और उनकी उपयोगिता लिखिए। तो ये प्रश्न आपका यूनिट नंबर 3 में मिलेगा। अगला प्रश्न है नंबर 13, एक आयताकार खेत की लंबाई 150 मीटर और उसका परिणाम 500 मीटर है, तो उस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो आपके पास परिमाप दिया गया है, परिणाम दिया गया, परिमाप है ये सॉरी, ठीक है भाई, परिमाप, ये परिमाप दिया गया है, लंबाई दी गई है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, चौड़ाई निकालना है, सबसे पहले काम ये करना है। तो आपको परिमाप का सूत्र है आयत का 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। तो परिमाप कितना है साथियों, देखेंगे परिमाप हमारा 500 है ना, लंबाई हमारी 150 है, ओके, चौड़ाई हमको पता नहीं है, 200 गुणा कर दो आगे, है ना। तो इसको निकालेंगे हम, तो ये 250 बन गया, इधर भाग दे देंगे, 250 बराबर 150 प्लस एक्स, 150 को इधर लाएंगे तो x बराबर क्या बचेगा हमारे पास 100। ये हमारी चौड़ाई आ गई, 100 क्या है चौड़ाई। अब 100 चौड़ाई है, लंबाई 150 है, दोनों को गुणा करेंगे, क्षेत्रफल आ जाएगा, है ना। आंसर कितना आएगा, 15,000 वर्ग मीटर, याद रख लें इसको। अथवा में अगला क्वेश्चन है दशमलव भिन्न क्या है और ये कितने प्रकार की होती है, ये प्रश्न आपको याद करके जाना है यूनिट नंबर 3 में से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा देखेंगे नंबर 14 क्वेश्चन, विद्यालय से वंचित छात्रों के लिए गणित शिक्षक बालक की किन तरीकों से मदद कर सकता है। तो उत्तर सुनिएगा, इन बच्चों के लिए अपेक्षाकृत सरल वर्कशीट तैयार करनी पड़ती है, पिछली कक्षाओं में पढ़ी गई गणित विषय वस्तु को दोहराना, वर्तमान सत्र में अपेक्षित सामग्री के साथ साथ विगत कक्षाओं में प्रयुक्त हो चुकी पाठन सामग्री को भी उपलब्ध करवाना, पूर्ववर्ती ज्ञान का उपयोग करना और ऐसे बच्चों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना, ये काम करेगा शिक्षक अपनी कक्षा में। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षाओं में आकलन करने के प्रमुख कारण लिखिए। तो देखेंगे प्रमुख कारण, बच्चों को व्यक्तिगत एवं विशेष ज़रूरतों का पता लगाना, गणित या अन्य विषय में एक विशेष अवधि में बच्चों की प्रगति और बच्चों के व्यवहार में आने वाले परिवर्तनों का पता लगाना, अधिक उपयुक्त तरीकों के आधार पर सीखने सिखाने की योजना बनाना, बच्चों की क्षमताओं, रुचियों, रुझान और कौशलों के प्रति बनाना, सीखने सिखाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाना। उसके बाद है बच्चों के सीखने एवं विकास में मदद करना, सुधार की संभावनाएं तलाशना, ये कारण है। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यानी CCE में विद्यालय में तैयार किए जाने वाले पोर्टफोलियो से आप क्या समझते हैं। तो पोर्टफोलियो के ऊपर आपको कुछ लिखना है, तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर 16, गणित विषय का उद्देश्य किस प्रकार निर्धारित किया जाना चाहिए। तो गणित हमारे जीवन को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण विषय है, जिसका प्रयोग हम दैनिक जीवन की विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से करते हैं। अतः विद्यालय में गणित विषय का उद्देश्य सुस्पष्ट व सुसंगत होना चाहिए, ताकि विद्यार्थी अपने दिन प्रतिदिन की समस्याओं को हल करने में अर्जित गणितीय ज्ञान और कौशलों का सफलतापूर्वक प्रयोग कर सके।
निश्चित रूप से किसी विषय के उद्देश्य का निर्धारण करते समय मुख्य रूप से राष्ट्र एवं समाज की आवश्यकताओं, विषय की प्रकृति, संस्कृति एवं मूल्यों का विशेष महत्व दिया जाना चाहिए। अथवा में आपका प्रश्न है, गणित विषय के उच्च लक्ष्यों का उल्लेख कीजिए। तो ये प्रश्न आपको यूनिट 5 में मिलेगा। आइएगा अगला क्वेश्चन नंबर 17 है, क्रमिक सोपान। ठीक है, संरचनाओं से आप क्या समझते हैं? तो देखिए आंसर, जैसे जैसे मूर्त वस्तुओं और पदार्थों से प्राप्त अमूर्त विचार व्यापक होते जाते हैं, वैसे वैसे उनमें शामिल अवधारणाओं का भी विस्तार होता जाता है। अगर हम व्यापकता की प्रक्रिया के हर चरण को लिखते जाएं तो हमें विचारों की एक श्रृंखला मिलेगी, जिसमें हर अवधारणा उससे अगली अवधारणा में शामिल होगी। इसे ही हम सोपान क्रमिक संरचनाएं कहते हैं, जैसे संख्या पद्धति। अब हम इसका डिवाइड करते हैं। जैसे मूर्त वस्तुओं को गिनने से हमें प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय मिलता है, और प्राकृतिक संख्याओं का जो समुच्चय है वो होता है साथियों 1 से शुरू लेकर के अंत तक। ठीक है, अनंत तक। अगर मैं बात करूं इस समुच्चय में, इस n प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में अगर 0 को और शामिल कर दिया जाए, ठीक है ना, तो हमारा क्या बन जाएगा? पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। अगर इसमें ऋणात्मक संख्याओं को भी शामिल कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा? पूर्णांकों का समुच्चय। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे। अब अथवा में प्रश्न आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन है आपका, गणित सबके लिए के विचार से संबंधित प्रमुख चुनौतियों को दूर करने में कौन कौन से विचार महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं? तो आपको इसमें वर्णन करना है। ये प्रश्न एक और दूसरा अथवा में आपको याद रखना है। समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं, इसके चरण कौन कौन से हैं, और इस विधि के गुण और महत्व क्या है? तो ये प्रश्न आप लोग जरूर पढ़ के जाएं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है हमारा 18वें नंबर का, गणित शिक्षण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। तो गणित का पहला सिद्धांत देखिए, बच्चे स्वभाव व रुचि के अनुसार अपने स्थानीय परिवेश में सीखते हैं। बच्चे विद्यालय में कक्षा 1 में प्रवेश से पहले ही पूर्व ज्ञान का अच्छा खासा भंडार रखते हैं। बच्चा 1, 2, 3, 4 ऐसे गिनतियाँ सीखता है, जो कि वह अपने परिवार और सामाजिक परिवेश से स्वाभाविक रूप से सीखता है। दूसरा सिद्धांत है कि बच्चे स्वभावतः जिज्ञासु होते हैं। बच्चे अपने परिवेश में सदैव खोजबीन में जुटे रहते हैं, अर्थात वे अपने परिवेश के प्रति जिज्ञासु रहते हैं। तीसरा सिद्धांत है कि बच्चे सक्रिय होकर सीखते हैं। ठीक है, इनके स्वयं करके पहले उसे देखता है और फिर उससे कुछ सीखता है। चौथा सिद्धांत है बच्चे मूर्त से अमूर्त अवधारणा को सीखते हैं। बच्चे अमूर्त अवधारणा को नहीं समझ पाते, जिसके फलस्वरूप गणित विषय उनको निराश और उबाऊ लगने लगता है। असफल होने का उन्हें भय लगा रहता है। अगला सिद्धांत है कि बच्चे चुनौतीपूर्ण वातावरण में सीखते हैं तथा अपने पूर्व ज्ञान का विस्तार करते हैं। बच्चे सीखने के दौरान अपने पूर्व ज्ञान का समृद्ध विकास करते हैं और उसका उपयोग भी करते हैं। बच्चे अभ्यास से सीखते हैं और अपने पूर्व ज्ञान का विस्तार करते हैं। बच्चे अवधारणाओं के बीच संबंध बना करके सीखते हैं। बच्चे व्यवस्थित रूप से सीखते हैं और बच्चे विश्लेषण व संश्लेषण करके सीखते हैं। तो ये आपके गणित के सिद्धांत हैं। अथवा में आपका प्रश्न है साथियों, गणित शिक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाली समस्याओं के प्रमुख संभावित कारणों का विवरण देते हुए व्याख्या कीजिएगा। ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 2 में मिलेगा। नेक्स्ट हमारा 19वां प्रश्न है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में शिक्षकों को किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो पहली बात क्या ध्यान रखेगा कि सतत व्यापक मूल्यांकन में शिक्षक के द्वारा 2 महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। पहला तो ये देखना होगा कि बच्चे ने क्या सीखा है और जो उन्हें वो सिखाना चाहिए, और दूसरा ये देखेगा कि उसने कितना ज्ञान अब तक सीख लिया है, कितनी उसने सतत उपलब्धि हासिल कर ली है। शिक्षक के द्वारा बच्चों का मूल्यांकन 2 स्थितियों में किया जाता है कि पहले बच्चे का व्यक्तिगत कार्यक्षेत्र कैसा है और दूसरा है कि वो सामूहिक कार्यक्षेत्र कैसा है। शिक्षक यह भी देखे कि जो विषय वस्तु बच्चे को सिखानी है वो सीखी है या नहीं सीखी। इसे दर्ज करते रहें। कुछ समय के बाद पाठ्यक्रम के आधार पर बच्चे की प्रगति का मूल्यांकन भी किया जा सकता है। बच्चों को सीखने सिखाने की गतिविधि में पर्याप्त अभ्यास की आवश्यकता होती है। एक शिक्षक के लिए आवश्यक है कि वो समय समय पर बच्चों को सिखाई गई अवधारणा पर अभ्यास कराते रहें। बच्चों को अभिव्यक्ति के पर्याप्त अवसर भी दिए जाएं।
बच्चों को मूल्यांकन करने के लिए शिक्षक के पास पर्याप्त साक्ष्य होना जरूरी है। इसके लिए बच्चे के द्वारा किए गए कर्मों को या कामों को पोर्टफोलियो फाइल में संकलित किया जाना चाहिए और समय समय पर अभिभावकों को बालकों की प्रगति से अवगत कराते रहना चाहिए। अथवा में आपका प्रश्न है कि एनसीएफ 2005 में वर्णित शिक्षण जो गणित शिक्षण है उसके उद्देश्य क्या है। तो ये प्रश्न आपको यूनिट नंबर 5 में मिलेगा। अब देखेंगे आपको एक फील्ड बुक दी गई है, उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, फील्ड बुक से संबंधित क्वेश्चन भी आता है। तो आपको ये डायग्राम दिया गया है, ये फील्ड बुक आपको दिया गया है क्षेत्रफल। इसमें आप लोग सबसे पहले देखेंगे, यहाँ पर देखें ये वाली जो आकृति त्रिभुज बन रही है, ठीक है। तो ये पहली आकृति है, ये दूसरी वाली जो आकृति है ये हमारी समलंब चतुर्भुज है, और फिर तीसरी आकृति है ये भी हमारी क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। तो पहले हम सबसे पहले इस आकृति का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये हमारा बिंदु ए है, ये बी है, ये एफ है। तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई कितनी है, 30। ये कितनी है चौड़ाई इसकी, आधार कितना है, 40। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे सबसे पहले इसका। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो हमको 1/2 करना है, ठीक है भाई। देखो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई कर लो, ये हम काट लेंगे, ये 20 बार गया। तो 20 गुणा 30 करेंगे, कितना आ गया, 600। तो 600 वर्ग मीटर इस पहली आकृति का क्षेत्रफल। ध्यान रखेंगे मैंने आकृति को दर्शाया गया है। फिर दूसरी आकृति थी हमारी ये वाली। तो ध्यान से देखेंगे इसमें ये यहाँ पर देखो इसकी ऊपरी भुजा कितनी है, 60, और निचली कितनी है, 40, और इसकी चौड़ाई कितनी है साथियों, ये वाली ध्यान से देखो एक बार। ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक 30, फिर यहाँ तक होगी 50। तो देखो ये वाली यहाँ से पूरी टोटल 50 है, इसमें से ये 30 को काट देंगे तो यहाँ पर कितनी बची है आकृति, केवल 20 बची है। तो 20 ये हो गई ना, और ये 60 है। तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, सूत्र लगा करके कि भाई हमारे पास समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र है कि 1/2 गुणा समांतर भुजाओं का योगफल गुणा ऊंचाई, ठीक है। और समांतर भुजाएं हमारी कौन कौन सी है, 40 और 60, ठीक है। एक तो ये वाली और एक ये वाली, इस तरीके से आकृति बनी हुई है ये, है ना, ये वाली है। तो देखो ये हमारी 60 है, ये 40 है, और ये हमारी कितनी आई, 20 आई है। अब यहाँ सूत्र में हम लिख देंगे इसको। तो देखो 1/2 समांतर भुजाओं का योगफल कितना है, 40 + 60, 100 हो गया। ऊंचाई कितनी हमारी, 20 है ना भाई। अब इसको कर लो सॉल्व। देखो भाई 1/2 गुणा 100 गुणा 20 को काटा 10 से हो गया, इसको ये ख़त्म हो गया पहले ही, ठीक है, 20 से। तो ये 10 बार कट गया, तो कितना आ गया हमारा, 1000 वर्ग मीटर, है ना। तो ये हमारी समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल है। उसके बाद तीसरी आकृति हमारी त्रिभुज है ना, त्रिभुज भी है ये। तो यहाँ पर देखो इसमें ये 60 है उसका आधार। ऊंचाई कितनी बची हमारे पास, ये भी आपको पता होना चाहिए। ऊंचाई बची हमारे पास 30 मीटर, कितनी बची, 30 मीटर। टोटल 80 थी, 80 में से नीचे वाले 50 को काटेंगे, 30 बचेगी, है ना। तो अब हमारे पास वही सूत्र लगेंगे, 1/2 गुना आधार कितना है हमारे पास, 30 का है, ऊंचाई कितनी है, 60। करो इसको हल, कितना आ गया, ये 30 दूना 900 आ गया भाई, कितना आ गया, 900 वर्ग मीटर। अब तीनों क्षेत्रफल कितने कितने आए हैं, 600 प्लस ये 900 प्लस 1000, ठीक है। तीनों का कितना हो गया, 2500, कितना हो गया, 2500 वर्ग मीटर इस पूरी फील्ड बुक का क्या है, क्षेत्रफल है साथियों, देख लो, है ना। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो ये आपका पूरा पेपर होता है कॉन्सेप्ट के साथ में, और आप लोग रीट लेवल 1 की तैयारी कर रहे हैं तो पात्रता की टेस्ट सीरीज़ आपको इसी एप्लीकेशन पे दी गई है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।